मैं अजीब सी हालत में थी और मेरे बाल बिखरे हुए थे। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ हूँ। मेरा सारा वजूद दर्द से बेहाल था और जब मुझे समझ आया कि मेरे साथ क्या हो चुका है तो मेरे होश उड़ गए। मैंने शोर मचाने की कोशिश की लेकिन मेरे मुंह पर तो पट्टी बंधी हुई थी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपने आप को कोस रही थी जिसने अपनी माँ की बात को ना मानकर अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उसने मुझे हमेशा हिदायत किया था, लेकिन मेरी माँ के मरते ही मैं अपने घर में बेदर्दी से रौंद दी गई थी। मेरे आंखों से मुस्तकिल आंसू टपक रहे थे, लेकिन ना ही आंसुओं का कोई फायदा था और ना ही कुछ पछताने का। मेरे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि मैं हालत से समझौता कर लूं, क्योंकि मुझे पूछने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला कोई ना था। और कहीं न कहीं अपने इन हालात के पीछे मैं खुद थी, क्योंकि मैंने इन सारी हिदायत को फरामोश कर दिया था जो मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। काश कि मैं अपने माँ की बातों को अपने पल्लू से बांध लिया होता और यह जान लेती कि मेरी माँ ने जो कुछ भी कहा है मेरी भलाई के लिए कहा था, तो फिर यह सब ना होता। इस रात, आने वाली रात मेरे लिए सिवा तकलीफ के कुछ और ना थी। 11 साल की उम्र में ही मुझसे मेरा बचपन छीन लिया गया था। मैं हर वक्त अपनी माँ को याद करने लगी थी और हर वक्त मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। और फिर कुछ महीने बाद जब मुझे पता चला कि मैं हमला हो चुकी हूँ तो मैंने पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर ली। बहुत ही कम उम्र में मेरे ऊपर ऐसी खामोशी की चादर चढ़ी थी कि मैंने बात करना तब छोड़ दिया था। मैं हर वक्त यही सोच रही थी कि इस आने वाले बच्चे का नसीब जाने क्या होगा, कहीं यह भी मेरी तरह बदनसीब ना हो। और फिर वह वक्त आ गया जब मेरे पास बच्चे की पैदाइश हुई और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा बच्चा तो मुझ पर एक नई सितम टूट पड़ी थी। पता नहीं मेरी किस्मत में इतनी आजमाइश क्यों लिखी गई थी। मेरा नाम फरीदा है और मैं जब से पैदा हुई थी मैंने अपने घर में एक अजीब सा ही माहौल देखा था। मेरा बाप जब भी घर में आता तो मेरी माँ के साथ मारपीट करता और मेरी उम्र को तरह तरह की तकलीफ देता। पता नहीं मेरी अम्मा अब्बा के साथ फिर भी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मैंने जब से होश संभाला था अपनी माँ को दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछते हुए ही पाया था, कभी काम करते हुए तो कभी अब्बा के कमरे से निकलते हुए। अक्सर अम्मा अब्बा के बजाय रात मेरे कमरे में गुजारती थी। इन दिनों अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक रात अम्मा मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, फरीदा जब तू जवान होगी तो मैं सुकून में होंगी। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि अभी तो मैं 10 साल की हुई थी। अम्मा को मेरे जवान होने की फिक्र लगी है। मैंने हंसकर पूछा, अम्मा तो मुझे बड़ा होना क्यों देखना चाहती हैं? क्या मुझसे घर के काम करवाने हैं? मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, नहीं फरीदा, मुझे तेरी फिक्र सताती है। तू जल्दी जवान हो और मैं तेरा फर्ज पूरा करके इस घर से विदा कर दूं। मेरे लिए यह घर ठीक नहीं, मैं तुझे यहाँ नहीं रखना चाहती। मैं हर रात सूली पर गुजरती हूँ। इस रात मुझे माँ की यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अम्मा के चेहरे की परेशानी और उनके आंखों के आंसू मुझसे बर्दाश्त ना हुए थे। मैंने फौरन अम्मा के आंसू पोंछ दिए, लेकिन आने वाले वक्त ने जिस तरह से मुझे अम्मा की बात समझाई थी मेरी जान निकल गई थी। इस रात अम्मा ने मुझे यह बात अच्छे से समझाई थी कि अपने बाप के सामने कभी भी बिना दुपट्टे के मत जाना। अगर दुपट्टा ना हो तो तुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। तेरा बाप अगर रात के वक्त तुझे बुलाए तो सोने का नाटक करना, कभी उठकर चारपाई से मत जाना। एक दफ़ा मेरी शादी हो जाए। अम्मा की यह बात सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरा शोहर अब्बा की तरह ही मारपीट करने वाला हुआ तो मैं क्या करूँगी? क्या अम्मी तब भी मुझे बचाने के लिए आएंगी? मैं यह बात सोच कर रह गई और जुबान पर ना ला सकी, क्योंकि अब्बा घर आ गए थे और जिस तरह से घर का दरवाज़ा खुला था अम्मा की जान निकल गई थी। यकीनन आज फिर अब्बा नशे में थे। अम्मा ने मेरे सर पर चादर डाली और कह दिया कि कुछ भी हो, तुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, और फौरन अम्मा अब्बा की ओर चल पड़ी। मैं चादर ओढ़कर अम्मा अब्बा की बातें सुन रही थी। अब्बा होश में नहीं थे। अम्मा अब्बा को समझाने लगी कि कोशिश कर रही थी, लेकिन अब्बा को न जाने किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था। अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि मैं जो चाहता हूँ अगर वह इस बार मुझे न मिला तो मैं हमेशा के लिए तुझे घर से बाहर कर दूंगा और फिर अपने मन की मुराद दूसरी तरह से हासिल कर दूंगा। अब बाकी बात पर अम्मा रोते हुए कहने लगी कि ऐसा हरगिज भी मत करना, यह जुल्म हमारे साथ, ऐसा जुल्म हरगिज न करना। अम्मा अब्बा के आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अब्बा शायद नशे में बेहोश हो चुके थे
और मैं अपनी जगह लेटी कांप रही थी। पता नहीं अम्मा अब्बा के बीच होने वाली बात क्या मतलब था। अम्मा किस बात जुल्म की बात कर रही थी और अब्बा के दिल की मुराद क्या थी, मुझे कुछ इल्म ना था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और फिर अम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया और इसके बाद से घर में थोड़ा सा सुकून आ गया, क्योंकि अब बाप बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश था। लेकिन अम्मा का मामूल न बदला था। अभी रातों को मेरे ही पास आ जाया करती थी और सारा दिन मेरे साथ वक्त गुजारने के बावजूद अम्मा की न चलती थी। वह अपने वजूद में छुपा लेती। मैं हैरान थी कि अब तो अब्बा का रवैया बेहतर हो गया है, फिर भी अम्मा को कौन सी फिक्र सताती है। अम्मा की वही रट थी कि तुम कभी अब्बा के करीब मत जाना, बल्कि उनसे दूर ही रहना। मैं बचपन से ही अब्बा के प्यार को तरस गई थी, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझसे प्यार से बात ना की थी। अब जब अब्बा मुझे प्यार से पुकारने लगे तो अम्मा मुझे रोक दिया करती थी। अम्मा खुद ही अब्बा की आवाज़ सुनकर बोल दिया करती थी कि फरीदा भी सो रही है, उसे नींद से न जगाया करो, बच्ची है, डर जाएगी। हर रात अम्मा कोई ना कोई बहाना बनाती और मुझे अब्बा के पास न जाने देती। मेरा भाई 2 साल का हो चुका था और उसका नाम करीम था। अब्बा को अब उससे बहुत लगाव था और उसे गोद में उठा लिया करते थे, चाहे नशे की हालत में ही क्यों ना होते। अब्बा और करीम की मोहब्बत देखकर मेरा दिल भी अब्बा की ओर खींचता। मेरे अंदर भी यह शौक उठती, अब्बा मुझे भी अपनी गोद में उठाया और ऐसे ही प्यार करें जैसे करीम से करते हैं। लेकिन अब्बा पहले मुझे प्यार नहीं करता था और अब अम्मा मुझे अब्बा के करीब नहीं जाने देती थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मुझे मालूम हो रहा था कि जैसे अम्मा जानबूझकर मुझे अब्बा के करीब नहीं जाने देती थी। अब तो अब्बा में मुझे कोई ऐब भी नज़र नहीं आता था। अब्बा जब भी घर आते, नवाज के साथ मेरे लिए भी चीज़ लेकर आते, उसे गोद में उठाकर देते तो मुझे भी बुला लिया करते, जो मुझे रोक दिया करती थी। कभी कभी मैं सोचती कि अम्मा जानबूझकर रोक देती हैं और इसी वजह से अम्मा अब्बा से झगड़ा करते हैं। अम्मा तो रात के वक्त भी अब्बा का ख्याल करने के बजाय मेरे साथ आकर सोती थी और शायद इसी वजह से अब्बा नाराज़ हो जाते थे। एक रात अब्बा घर लौटे और मुझे अपने पास बुलाने लगे, लेकिन हमेशा की तरह अम्मा ने मुझे रोक दिया और खुद कमरे से निकलकर बाहर चली गई। अब्बा को देख गुस्से में बोली, मैं फरीदा को बुला रहा हूँ, तुम क्यों आई हो? जाकर करीम का ख्याल रखो। अम्मा ने अब्बा से सख्ती से कह दिया कि फरीदा को रात के वक्त आवाज़ न दिया कर, वह सारा दिन की थकी हारी सोया करती है और तुम उसे आवाज़ देकर जगा देते हो। अम्मा की बात सुनकर अब्बा ने गुस्से में कहा कि वह तेरी बेटी नहीं है, इसलिए तो उसकी ज़्यादा सगी ना बनकर। अब्बा की यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं जान गई थी कि मैं अम्मा की सगी औलाद नहीं, और मैं यह भी जान गई थी कि शायद इसीलिए अम्मा मुझे अब्बा से दूर रखती थी। एक सौतेली माँ तो चाहेगी मैं अपने बाप की कुर्बत हासिल करूं। मेरे दिल में अम्मा के लिए नफरत बनने लगी थी। थोड़ी देर में अम्मा और अब्बा का झगड़ा बढ़ गया। अब्बा ने अम्मा के सर पर गमला उठाकर मार दिया और अम्मा का सर ऐसा फटा कि खून रुका ही नहीं और अम्मा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। कोई और वक्त होता तो मैं अब्बा की नफरत में बहुत आगे निकल जाती और सारी ज़िंदगी अब्बा को माफ़ ना करती, लेकिन कुछ देर पहले की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। अम्मा मेरी सगी माँ नहीं थी। अब्बा ने सब लोगों को यही बताया कि अम्मा अंधेरे में जीना पर गिरी और उनका सर फट गया, और मैंने भी अब्बा की बात मानकर सब लोगों को यही कहानी सुनाई। अम्मा के जाने के बाद छोटे से करीम की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मैं खुद भी 12 साल की थी। एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी करीम से मोहब्बत हो गई थी और अम्मा को दफन करके आने के बाद अब्बा ने करीम और मुझे सीने से लगा लिया था। यह पहली दफ़ा था जब मैं अपने बाप के करीब हुई थी। अब्बा की वह मोहब्बत और सबका जिसके लिए इतने दिनों तक महरूम रही थी, अम्मा के मरते ही वह मुझे नसीब हो गई थी। और मैंने सोच लिया था कि मैं अब्बा की एक ही आवाज़ पर दौड़ी चली आऊँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी अम्मा मुझे क्यों इस तरह अब्बा की आवाज़ पर रोक दिया करती थी। शाम से लेकर रात तक मैं करीम को देखभाल करती रही और अब्बा रात के 10 बजे घर से निकल गए थे। 2 साल का करीम जब सारा दिन मुझे परेशान करके थक हार कर रात को सो गया, तो मुझे भी थकान से चूर होकर चारपाई पर ही लेट गई। बार बार अम्मा की याद सताती, लेकिन अब्बा की वह अल्फाज बार बार याद आ जाते और मैं सोचती कि अम्मा कितनी जालिम थी। सारी ज़िंदगी मुझे अब्बा से दूर करती रही, पर कभी यह न बताया कि मैं अम्मा की सौतेली बेटी हूँ। इन्हीं सोचों में पता नहीं कब मुझे नींद लग गई और जब आँख खुली तो
अब्बा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अब्बा बहुत मोहब्बत से मुझे आवाज़ देकर पुकार रहे थे, देखो फरीदा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हें चॉकलेट चाहिए थी, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। अब्बा की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत उठ बैठी। एक पल के लिए अम्मा की आवाज़ मेरे कान में गूंजी थी, फरीदा कुछ भी हो जाए, रात के वक्त अपने बाप के पास कभी मत जाना, बल्कि सोने का ड्रामा करना। लेकिन ना अब तो अम्मा रही थी और ना ही अम्मा की बातों का असर। अब्बा ने जैसे ही दूसरी दफ़ा आवाज़ लगाई, मैं फ़ौरन उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। लेकिन इसी वक्त करीम नींद से जाग गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे अम्मा ने हमेशा से ही कुंडी लगाकर सोना सिखाया था, इसीलिए अम्मा के जाने के बाद भी मैंने कुंडी चढ़ाई हुई थी। करीम की आवाज़ ने मुझे रोक दिया था और मैं उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी थी। वो शायद अब्बा की आवाज़ से डर कर उठा था। मेरे सीने से लगा तो खामोश होकर सो गया। मैं अब्बा के पास जाने के बजाय उसे सीने से लगाकर टहलने लगी। अगली सुबह जब मैं कमरे से निकली तो अब्बा नाराज़ नज़रों से मुझे देखकर कहने लगे, मैंने रात को कितनी आवाज़ लगाई फरीदा, क्या कानों को लपेट कर सोती हो, जो तुझे बाप की आवाज़ सुनाई ना दी। मैं अब्बा के इस रवैये पर हैरान थी। रात वाली शफ़क़त कहीं महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि अब्बा बहुत ज़्यादा गुस्से में हों। मैंने डरते डरते अब्बा से कहा कि कहीं नाराज़ ना हो। अब्बा, रात को करीम बहुत रो रहा था, इसलिए मैं आपका जवाब ना दे सकी, और वैसे भी अम्मा मना किया करती थी कि रात को अब्बा के पास न जाया कर। मेरी बात सुनकर अब्बा चौंक गए और प्यार से मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगे, तेरी अम्मा को तो मुझसे बेकार की नफरत थी अगर मैं नशा करता हूँ तो, क्योंकि तेरी माँ ने कभी भी मुझे इस घर में सुकून का सांस न लेने दिया था। मैंने अब्बा से पूछा कि क्या अम्मा मेरी सगी माँ नहीं है थी। मेरी बात सुनकर अब्बा हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। तुझे यह बात किसने बताई? मैंने अब्बा को कह दिया कि मैंने खुद उनकी बात सुनी थी। अब्बा अजीब अंदाज से हंसे और कहने लगे, हाँ, वह तेरी सगी माँ नहीं थी और अब वह मर चुकी है, लेकिन अब तुझे मुझसे कोई दूर नहीं करेगा। ये कहकर अब्बा ने मुझे अपने सीने से लगाया तो मैं खामोशी से अब्बा का प्यार महसूस करने लगी। अम्मा ने मुझे इतने सालों से इसीलिए अब्बा से दूर कर रखा था क्योंकि वह मेरी सगी माँ नहीं थी और उसे यकीन था कि मैं अगर अपने बाप के करीब हो जाऊंगी तो उसे नुकसान होगा। अब्बा बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गए थे और मैं करीम को संभालते संभालते घर के काम कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे छोटे बच्चे के साथ घर का सारा काम पास करूंगी। और जब शाम को अब्बा वापस लौटे तो मैं उनसे यही बात कर डाली। अब्बा कहने लगे, तो फिक्र न कर, आज की रात यह तेरी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरानी से अब्बा से पूछने लगी, अब्बा आज की रात ऐसा क्या होने वाला है? अब्बा मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं तुझे आवाज़ दूंगा, तुम दौड़ी चली आना, फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज का सुनकर मैं बेचैन हो गई। मुझे लगा कि अब्बा मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आने वाले हैं। रात को मैंने जल्दी ही करीम को सुला दिया और जैसे ही अब्बा ने मुझे आवाज़ दी मैं फ़ौरन कमरे के बाहर निकल गई। अब्बा बाहर सहन में चारपाई पर बैठा था और मुझे देखकर खुश हुए और अपनी गोद में बिठाकर चॉकलेट खिलाने लगे। मैं अब्बा से उनका सरप्राइज के बारे में पूछ रही थी कि अचानक से मेरा सर चकराने लगा था। न जाने उस चॉकलेट में ऐसा क्या था कि थोड़ी ही देर में मैं बेहोश होने लगी और जब मुझे होश आया तो मेरी पूरी दुनिया लुट चुकी थी। मुझे मेरे ही बाप ने जिंदा बर्बाद कर दिया था और अब मुझे समझ आया था कि मेरी माँ अब्बा से मुझे क्यों दूर रखती थी। मैं बेयकीन होकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। तूफान आकर गुजर चुका था और 10 साल की उम्र में मैं अपने बाप के जुल्म का शिकार हो गई थी। उस चॉकलेट में शायद नशा था, उसे खाते ही मैं बेहोश हो गई थी और इसी हालत में मेरे बाप ने मुझ पर इतना बड़ा सितम किया था और ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि किसी ने मुझे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने पूरे होश खो बैठी थी। इससे पहले मेरी माँ का चेहरा मेरे आंखों के सामने लहराया। मेरी माँ ने मुझे कितना रोका था, कितना समझाया था कि, लेकिन मैंने उनकी बात फरामोश कर दी थी और अपने बाप की झूठी मोहब्बत की जाल में फंस गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बड़े से कमरे में बंद थी और मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। ना ही मैं चीख सकती थी और ना ही अपनी जगह से हिल सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो चुका था। 11 साल की उम्र में ही मैं सब कुछ अपना गंवा चुकी थी। 11 साल की उम्र में मेरी शादी 40 साल के मर्द से हुई थी और जब मैंने उसे इल्तिजा की वह मुझे आज़ाद कर दे तो उसने मुझे बताया कि मेरे बाप ने मुझसे पूरे 10 लाख में बेच दिया है और वह मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि
वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी देगा। 11 साल की उम्र में एक 40 साल के मर्द के साथ मेरी शादी होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इस चार दीवारी से बाहर भी मेरे लिए कोई दुनिया नहीं थी। अगर मैं लौटकर दोबारा अपने बाप के पास जाती तो वह दोबारा से मुझे बेच देता। मेरा भाई तो बहुत छोटा था और अम्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। जिंदगी एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसमें सिवा तकलीफ और दर्द के कुछ नहीं था। मैंने बहुत उसके आगे गिड़गिड़ाई कि वह मुझे आज़ाद कर दे, लेकिन इतने दामों में उसने मुझे खरीदा था, वह भला मुझे कैसे छोड़ता। और फिर यह बात मुझे बाद में खुली, उसने मुझे शादी क्यों की थी। इस शादी के 3 महीने बाद ही मैं हामला हो गई थी, पर इस बात का मुझे कोई खुशी नहीं थी। मैं जानती थी कि यह बच्चा मेरी ज़िंदगी में और भी मुश्किल पैदा करेगा। कम उम्र में बच्चे को जन्म देना इतना आसान बात नहीं। और फिर जब मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई तो फिर मुझे बच्चे के बदले कुछ जायदाद के कागज़ पकड़े गए और कहा गया कि आज से यह बच्चा उसकी पहली बीवी का है और इस बच्चे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अपने शौहर की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। उसने मुझसे यह शादी बच्चे के लिए की थी और जब उसे बच्चा मिल गया तो मेरी ज़रूरत नहीं रही थी। लेकिन उसने मुझ पर इतना कर्म खाया था कि घर से नहीं निकाला था। मेरा बच्चा ना ही मैंने उसे देखा था और ना ही देखना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे खुशी नहीं दे सकती थी। लेकिन जिनके पास वह चला गया था वह उसकी ज़िंदगी ज़रूर समझ जाएगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।